बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम पाकिस्तान लॉन्च के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपके लिए पाकिस्तान लॉन्च जो है वो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे वहाँ के हेड ऑफिस से नशर होता है, लेकिन अब जो है कोयटा से भी होगा। हम आपके साथ तकरीबन ये रमज़ान का महीना पूरा आपके साथ इसी पे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके साथ मुखातिब होंगे। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से इसके ऊपर भी बात होगी, और साथ साथ में जो आप लोगों के मसाइल हो वो लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आप अपना मसला भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हस्बी मामूल हम कोशिश करेंगे कि हमारे बलूचिस्तान के जो आला हुकाम है, जो वाक़ व इख्तियार रखते हैं, उनको हम बुलाएंगे यहाँ पर, ताकि आपका जो मसला हो, आपका जो फ़ोन कॉल हो वो ज़ाया ना हो। आप फ़ोन करेंगे और आपका जो मसला हो उनके साथ बराह रास्त शेयर हो और उनको उनके इल्म में हो। तो आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए अमन अमान के हवाले से सूबाई हुकूमत बड़े दावे कर रहे हैं कि जी अमन अमान है बलूचिस्तान में, लेकिन काफ़ी ऐसे वारदातें होती हैं जिससे दिलखराश वाक़यात होते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी आप लोगों के इल्म में है कि मुख्तलिफ कोयला खानों में जो है अभी भी कारोबार बंद है, जिसकी वजह से दानिश अबीना के मोहताज है वहाँ भी कोयला खान में जो मजदूर मारे गए थे। आज चमन में एक मरतबा फिर जो है डाकुओं ने जो है एक नौजवान को शहीद कर दिया है और इस वक्त भी धरना बैठा हुआ है। तो इस वक्त हमारा नुमाइंदा वहाँ से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नुमाइंदगी की बजाय एक शख्स से हमारी बात हो। तो नईम, सबसे पहले हमें एक शख्स से हमारी बात करवा दें कि वो क्या कह रहे हैं इस धरने के हवाले से। हमारा मुतालबा तो तकरीबन जब ये वारदात हुआ है, डाकुओं ने जो मोहम्मद नईम शहीद को शहीद कर दिया, तो हम लोगों ने तकरीबन 1 बजे से सिविल अस्पताल चमन से फिर कोई भी नहीं आया, न कोई FIR कार्ड किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया इधर DC ऑफिस के सामने। अभी धरने में तकरीबन हमारा मुतालबा तो वाज़ेह है कि वक्तन फ़वक्तन ये वाक़यात होते हैं, अमन व अमान का मसला है, और ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हमारा DPO भी गायब, DC साहब भी गायब, AC साहब ऐसे आ गया लेकिन उसका तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं है। तो हम लोगों का एहतजाज इस सिलसिले में कि लाश हमारा जसद जो पड़ा हुआ है और ये धरना है एक साथ ही चलेगा जब हमारे जो कातिल कानून की गिरफ्त में न लाया और उसको सज़ा न दी जाए और उसको गिरफ्तार न किया जाए, ये एहतजाज जारी रहेगा। बड़ी मेहरबानी। ये था चमन से। इस वक्त जो है चमन में उस नौजवान की जो लाश है वो डिप्टी कमिश्नर चमन या अकील अब्दुल्ला के ऑफिस के सामने वहाँ पे रखा गया है और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, यकीनन ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से आ गया, लेकिन अभी जो है हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आप भी जो है लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, मुहिबुल्लाह खान की ये रिपोर्ट। कोयटा में मुर्गी गोश्त की कीमतों में रमजान में भी कमी ना आ सकी। मुर्गी गोश्त फी किलो 400 से 420 रुपए का फरोख्त होने लगा। रमजान मुबारक रमजान में मुर्गी गोश्त की कीमतों में इजाफे से कम आमदनी वाले अफराद परेशान हो गए। गरीब अफराद कहते हैं कि मटन और बैल का गोश्त पहले ही गरीब आवाम की पहुंच से बाहर थी, तो मुर्गी का गोश्त इफ्तारी के लिए घर ले जाते थे, मगर इस बार रमजान में मुर्गी का गोश्त भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। शहरी कहते हैं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब कोयटा में महंगाई की लहर, दूसरी एशियाई खुर्दनोश कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कोयटा सब्जी मार्केट में प्याज फी किलो 60 और आलू 50 रुपए का हो गया और चीनी फी किलो 105 रुपए तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब अगर एक तरफ महंगाई है तो दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस के पेश नज़र बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन 1 मई तक जारी रहेगा। सूबाई हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करे, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती अहदेदार और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान खुद भी SOPs पर अमल दरामद करते नजर नहीं आते। कैमरामैन इकबाल अहमद के साथ मुहिबुल्लाह खान, K2 TV, कोयटा। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देख लिया जाम कमाल साहब खुद जो है
وہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہا ہے، نہ اس کا کابینہ کر رہا ہے، اور شہر میں اور بلوچستان میں کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن کیا جائے. تو اس کے اوپر بات ہوگی. ٹیلی فون نمبر ہے 0812840084 اسکرین پہ آ رہا ہوگا. آپ بھی ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میرے پاس مہمان بھی یہاں پہ موجود ہے اسٹوڈیو میں. میرے ساتھ پہلی کرسی پہ جو ہے نصر اللہ خان زیر صاحب، جو کہ ایم پی اے ہے بلوچستان اسمبلی کے. سر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین ساتھ میں جو ہے ہمارے کوئٹہ شہر کے دبنگ ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میجر ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی صاحب. سر آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو ناظرین آپ بھی لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنے مسئلوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے. تو نصر اللہ خان زیر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ پہلا آپ نے وہ چمن آپ کو دکھایا کہ چمن میں وہاں پہ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں امن امان کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے، اور اوپر سے لاک ڈاؤن کا جو کہا جا رہا ہے، کیسے ہو گئی؟ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسا ہے کہ اگر ہم چمن کی بات کریں، چمن مسلسل 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے وہ وہاں پر واقعات ہوتے ہیں. اب تک چمن میں فورسز کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر وہاں پر 2 بڑے واقعات ہوئے جس میں کم و بیش 9 افراد وہاں شہید کیے گئے ڈیورن لین پر، اور پھر اس کے ساتھ کوئی 70 کے قریب وہاں لوگ زخمی ہوئے. اب وہاں چمن میں مجموعی طور پر امن و امان کی سچویشن خراب رہی ہے. آئے روز واقعات ہوتے. آج آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان محمد نعیم اچکزئی کو سر عام گولی ماری گئی. اب وہاں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک وہاں نہ ڈپٹی کمشنر صاحب پہنچے ہیں، نہ ڈی پی او صاحب پہنچے ہیں، نہ کوئی اور عہدیدار. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ حکومت کتنی عملداری ہو رہی ہے. اس حکومت کی ریٹ آف دا گورنمنٹ بالکل اس کا نام و نشان تک نہیں ہے. کوئی آپ محسوس نہیں کریں گے کہ یہاں کوئی حکومت وجود رکھتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابھی 10 دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں چیمپئن شپ کرائی ہے کوئٹہ شہر میں، ہاکی چیمپئن شپ کرائی ہے. اس وقت لوگ پوچھ رہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کوئی ہوا، لاک ڈاؤن کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا؟ نہیں ہوا. اب دوبارہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے بہانے پچھلے سال بھی حکومت نے کرونا کے بہانے اربوں روپے لوٹ لیے، ہڑپ کر لیے. یہ اس بات کی ہم گواہ ہے، سب دنیا گواہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ روڈوں پر ڈاکٹروں کو سرعام ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن عوام کے پاس کچھ نہیں آیا. نہ ڈاکٹرز کو کوئی پی پی آئی کٹس مل گئے، نہ ان کو حفاظتی تدابیر اختیار کیے گئے، نہ ڈاکٹرز کو ایون ان کو گلوز نہیں دیے جا رہے، ان کو ماسک نہیں دیے جا رہے. لیکن جب حساب و کتاب کا آیا ٹائم، انہوں نے کہا کہ کوئی کتنے ارب روپے، 7 ارب روپے ہم نے خرچ کیے. صحیح. اور اسی طرح پھر آپ نے ٹھنڈے دل کا دیکھا، اتنا بڑا حملہ ہوا، پوری ہماری فصل پچھلے سال تباہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اربوں روپے خرچ کیے. کہاں خرچ کیے؟ ہم نے فلور پہ ان کو ثابت کر کے دکھایا کہ آپ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اربوں روپے اس میں کرپشن کی ہے. یہ سرعام ہے، کوئی پارسا بننے کی کوشش نہ کرے. یہ سب اس میں انوالو ہے، اربوں روپے کا دھندا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام تھنگ گئی اس حکومت سے. عوام جو ہے نا ایک کال لیتے ہیں سر، بالکل. تب تک آپ جلیبی کھائیں. جی السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی، میں گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ نگر سے بات کرتا ہوں. میرا نام عباس تائی ہے. عباس صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو اس وقت رمضان کے مہینے میں جو مثلا یوٹیلیٹی سٹور کے حوالے سے یوٹیلیٹی سٹور کے حوالے سے جو پیکیج کا اعلان جیسا کہ پنجاب کو دیا گیا، جیسا کہ سرحد کو دیا، کے پی کے کو اور دوسرے سندھ کو دیا گیا، اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر رمضان کے حوالے سے کوئی ایسا ایشوز ہمیں نہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو ہمیں سستے خوردنی اشیاء ہو یا دیگر وہ چیزیں ہیں وہ مثلا ہمیں نہیں اویلیبل ہو رہے ہیں.
यूटिलिटी स्टोर के अंदर हम जो परसों हम गए थे वहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाईजान शक्कर और मसूर की दाल और उसमें थोड़ा सा पिकेज दिया, बाकी तमाम तर घी हो गया, ऑयल हो गया, दालें हो गई, उसमें कोई सस्ती का वो हमें फराहम नहीं किया गया है। तो इस हवाले से हम आपको मसद ये रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। सही जी, बड़ी मेहरबानी नवाजिश मेजर रिटायर्ड औरंगजेब बातिनी साहब, क्या कहेंगे सर? कोयटा शहर का आपको पहला रिपोर्ट जो था, अभी जैसे कि दूसरे इलाकों में भी इस तरह का वो है कि यूटिलिटी स्टोर जो कि हुकूमती इदारा है, हुकूमत ने खुद ये मुख्तलिफ इलाकों में इनके शॉप्स मौजूद है, दुकानें मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें यूटिलिटी स्टोर में, मैं खुद जब मैं गया हूँ तो वहाँ पर ये होता है अगर आपने चीनी लेनी है तो साथ में वो साबुन माबुन का खामखा वो आपको शैम्पू का बोलेगा कि जी आपने शैम्पू लेनी है वरना चीनी नहीं मिलेगी। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताता चलूँ, माजरत के साथ मीडिया में और सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलता है। अच्छा। कि जैसे यकुम रमज़ान आता है तो उन्होंने एकदम जो है ना एक सेंटेंस देना होता है कि महंगाई का जिन बोतल से निकल आया। बोतल से निकल आया जी, वो एक आप लोग का माजरत चाहते हो एक वो है रिवायत है, वो चलती रहती है। तो दैट्स लाइक दैट। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर की कंडीशन है, एग्जैक्टली आज हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की जिस तरह आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा ये सामान खरीदना है, इसके साथ ये भी खरीदना है। बिल्कुल सर। उसके लिए स्पेशली हमने यूटिलिटी स्टोर जो कॉर्पोरेशन है उनको बताया कि आप बराए करम अपनी ये पॉलिसी ख़त्म कर दे। ठीक। जिस इंडिविजुअल को, जिस इंसान को जो चीज़ चाहिए होगी वो चीज़ आप उनको वही चीज़ दे दे, बिल्कुल। उस पर वो एग्री करके वो इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर की अवेलेबिलिटी की बात है, एग्जैक्टली पूरे बलूचिस्तान को कवर करना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके लिए सामान चाहिए। तमाम अगर मैं कोयटा की बात करूँ, इस वक्त हमारे पास 3 सस्ते बाजार लगे हुए, तीनों बाज़ारों में इस वक्त हमारे पास यूटिलिटी स्टोर का सामान मौजूद है। सही। लेकिन इस वक्त कोयटा शहर में कितने सस्ता? कोयटा शहर में हमारे पास तीन बाजार इस वक्त लगे हुए। अच्छा, ऐसा हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली इन बाज़ारों की। अच्छा। लेकिन हमारे साथ अंजुमन ताजरान की सपोर्ट हासिल थी, यूटिलिटी स्टोर्स की सपोर्ट हासिल है। हम थोक बेसिस पे जो सामान हमारे पास आ रहे हैं, प्लस जो हमारे पास कसाबान एसोसिएशन है वो हमें जो रेट है उन रेट्स पे सामान दे रहा है, जिसकी वजह से हमें आम मार्केट की निस्बत सस्ता सामान और मुनासिब सामान अवेलेबल है। जहाँ तक बात आपकी दूसरी रह गई कि ये खुद साख्ता जो रेट्स बढ़ गए, मुर्गी का कीमत देके आसमान से छूने लगी। लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ें बता चुकी। एक तो सबसे पहली बात है जैसे हम मुसलमान हैं, जैसे रमज़ान आता है हम वैसे कीमत ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब रमज़ान में वैसे भी अगर आप अपने घर की बात करें, हम अपने घर की बात करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं। आम दिनों में शायद इतनी चीज़ें नहीं खाते, इतना गोश्त नहीं इस्तेमाल करते, उन दिनों में कंजम्पशन वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा हमारी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स वो मार्केट में थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। तीसरी बात आपको ये बता दूं कि हमारे पास अगर बड़ा जानवर है तो वो आता है इंडिया से, छोटा जानवर हमारे पास अक्सर आता है अफ़गानिस्तान से। हमारे पास जो छोटा गोश्त है, जो चिकन है, वो आता है मुल्तान से। सब्जियां हमारी सक्कर से आ रही होती। कहने का मकसद ये कि मुख्तलिफ इलाकों से, कोयटा की तो अपनी सच मार्केट कोई है नहीं कि जिससे मैं कहूँ कि किसी चीज़ को मैं कंट्रोल करूँ। आज अगर पंजाब में आटा महंगा होता है, बलूचिस्तान में महंगा होता है, अगर आप एग्जैक्टली असर इतर। अब कहने का मकसद ये, जब वो आप ज़िला इंतज़ामिया या डिप्टी कमिश्नर से कहते हैं कि कीमती कंट्रोल करे, कुछ चीज़ें डिप्टी कमिश्नर के बस में होती है, कुछ चीज़ें होती है जो कि एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर से डिपेंड करती है। और ये अभी आप पता है क्या, ये तीन बाज़ारें जो आप इस वक्त चला रहे हैं अपनी मदद के तहत, आपने जो है अंजुमन ताजरान को साथ लिया और उनको बोला पुसला के आगे लाए हैं और उनको गड़ा के बेला पिसला के एक कॉल ले लेते हैं सर। हाँ जी, प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? कोयटा से बात कर रहा हूँ सर, खान जी बात कर रहा हूँ सर। खान जी कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान सर, आप खैरियत से हो? ठीक सर क्या कहेंगे? सर डीसी से मेरे ये औरंगजेब बादनी साहब से मेरे दरख्वास्त है सर जी कि कोयटा शहर में जितना नालिये सब बंद है सर। सही, बस जी सर। जी बिल्कुल, उनका पॉइंट मुझ तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया आपका। इनका पॉइंट ये था कि शहर में जितने भी हमारी नालियाँ है, जो सीवरेज लाइंस है, वो तमाम ब्लॉक है या बंद है। खुसूसन वो बात करें कि इस वक्त शहर के अंदर एक वो मेट्रो का इशू है, लेकिन ये कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को हम वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है हम बताते रहते हैं। अगर हमारे दोस्त के किसी भी किस्म का कोई मसला होता है, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, हमें आप ट्विटर कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। हम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को पाबंद करेंगे कि वो जाके आपके एरिया का विजिट करे और आपकी जो सीवरेज लाइन उसको क्लियर करे। बड़ी मेहरबानी सर। हमारा नुमाइंदा ज़हूर मक्सी हमारे साथ सीबी से लाइन पे है। नाजरीन आपको लिए चलते हैं, सीबी बलूचिस्तान का अहम तरीन शहर है।
جہاں پہ میلہ بھی ہوا کرتا ہے اور دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں. یہ مارچ کے آس پاس کے مہینوں میں وہاں پہ بڑا اچھا خاصا میلہ ہوتا ہے, تاریخی میلہ ہوتا ہے, اور یہ تاریخی شہر ہے سیبی. وہاں پہ ہمارا نمائندہ ہے ظہور مکسی, وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. ظہور مکسی سے یہ بتائیں کہ اس وقت وہاں پر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں, ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے, ذرا بتائیں. بہت شکریہ جابر شاہ صاحب. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ہفتے اور اتوار کے روز کے لیے جو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا. آج ہفتے کے روز سبی میں جو ہے تمام چھوٹے بڑے تمام کاروباری مراکز تاحال ابھی تک کھلے ہوئے ہیں, اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہریوں کی بڑی تعداد جو یہاں پر دکانوں کا رخ کیا ہوا ہے اور یہاں پر عید کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایس او پیز کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, اور یہاں پر نہ ہی دکاندار ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور نہ ہی جو یہاں پر شہری ہیں وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور یہاں پر دکانداروں کو بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو شہری ہیں انہوں نے بھی ماسک کا استعمال بالکل نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں پر کرونا وائرس کو یہاں پر جو ہے شہری سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے کرونا کی جو تیسری خطرناک لہر ہے اس میں سبی میں بھی جو کرونا کے کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صبح سے ابھی تک جو ہے شاپنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور دوسری جانب یہ بھی بتاتے چلوں کہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی پرائس کنٹرول کمیٹی بھی بالکل غائب ہے, اور یہاں پر جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ضلع انتظامیہ بھی کہیں پر ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی ہے, اور یہاں پر ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کرانے میں ضلع انتظامیہ بالکل غیر فعال نظر آ رہی ہے. اور دوسری جانب جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کری ہیں, اور یہاں پر جو سبی میں شہری ہیں انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سبی کے تحصیل بختیار آباد میں بھی جو یوٹیلٹی سٹور ہے وہاں پر بھی جو پرائس کنٹرول کمیٹی اور یوٹیلٹی سٹور کی جانب سے ریٹ لسٹ جاری کی گئی تھی, تاہم وہاں پر بھی جو چینی ہے 80 روپے کلو بیچی جا رہی ہے اور شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے. یہاں پر ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ منافع خوروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے تاکہ ماہ رمضان میں یہاں پر غریب جو شہری ہیں انہیں ریلیف مل سکے. جی شکریہ ظہور مکسی صاحب, ایک سانس میں آپ نے پورے سی بی کا احوال ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور آپ کی جانب سے جو اہم بات تھی وہاں پہ ایس او پیز کے دجیاں اڑا رہے ہیں. یعنی یقیناً اب اگر دیکھا جائے بلوچستان میں اس وقت کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ دن بدن مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور حکومت کی جانب سے تو کیا, اور ہمیں خود احتیاط کرنا چاہیے کہ ایس او پیز پہ عمل کر کے یہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ایک یعنی اچھی بات ہے کہ ہم عمل کریں اس کے اوپر, پھر اسپتالوں کے محتاج نہیں ہوں گے. اور یہ جان لیوا بھی یقیناً اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال کتنے لوگ جو ہے وہ لوگ میں اجل بن گئے. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. ایک ٹیلی فون کال ہمارے ساتھ موجود ہے, پھر مہمانوں کی جانب بات ہوئی. جی السلام علیکم, جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, محمد رسول تارن بول رہا ہوں کوئٹہ سے جناب. جی محمد رسول تارن صاحب. جی سر, آپ جابر شاہ صاحب نے ایک مسئلے کی طرف آپ کے نوٹس میں لانا تھا سر. جی کہیں. مہنگائی تو بہت بڑھ گئی, لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بالکل نہیں بڑھائے ہیں, اور ہم لوگ تو بالکل نشو پکا کہ ہم لوگ محتاج ہو گیا. ہم لوگوں کو بہت مسئلہ ہے, سرکاری ملازمین کو تنخواہیں بالکل نہیں بڑھائے ہیں. مہنگائی 150-200% بڑھ گیا, تنخواہ بالکل نہیں بڑھائے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. زیر صاحب آپ کے لیے سوال ہے. سرکاری ملازمین گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس مین روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن 11 دن انہوں نے دھرنا دے دیا, لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی, اور وہ لوگ ان لوگوں کا جو کیس عدالت میں چلا. یقیناً مہنگائی, جس طرح میرے دوست تارن صاحب نے کہا کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی آپ کے رپورٹرز نے سبی سے بتایا, کوئٹہ شہر سے بھی بتایا کہ ہر چیز جو بنیادی اشیاء خردنوش ہے, چینی آج سے 2.5 سال پہلے 50 روپے فی کلو تھی, آج 110 تک پہنچ گئی. صحیح. گھی کی قیمت آج سے 2-2.5 سال پہلے 140 روپے کلو, آج 250 روپے کلو. صحیح. آپ مرغی کا گوشت اٹھائے 450 روپے تک آج ریٹ جا رہا تھا.
आटे की कीमत आप देख ले कि 100 किलो आटा आपको 7,000 रुपए पे मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना महंगाई बढ़ गया है कि अब यकीनन नाने शबीना के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। हुकूमत ने बजट में उन्होंने अमूमन ये है कि 10% मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाती है, उन्होंने नहीं किया। फिर तमाम मुलाजिमीन मुल्क भर के गए इस्लामाबाद, वहाँ उन्होंने धरना दिया, मुलाजिमीन को मारा पीटा गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आखिरकार हुकूमत ने, वफाक ने 25% उनको उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। और यहाँ पर भी होना ये चाहिए था कि हमारी सूबाई हुकूमत भी 25% वो ऐलान करे। लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि अगर हमने बढ़ा दिया तो फिर जो है ये डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। हाँ, डेवलपमेंट के काम, मसला ये है कि डेवलपमेंट के काम, मैं समझता हूँ कि इनके पास करप्शन के लिए पैसा है, इन्होंने कोरोना में करप्शन किया, पैसा है, इन्होंने टडिदिल में वबा के खात्मे के बहाने, टडिदिल को ख़त्म करने के बहाने उन्होंने अरबों रुपए करप्शन किया। उन्होंने कोयटा पैकेज का, जो साबिक हमारा कमिश्नर था उस्मान अली, साबिक सेक्रेटरी CNW, उन्होंने खुद वज़ीर आला ने कहा कि करोड़ों करोड़ों रुपए कोयटा पैकेज के डेवलपमेंट कामों में उन्होंने करप्शन किया। कोयटा शहर को जो है ना वो टपटाइल में तब्दील किया, क्यारियाँ निकाली गई, पुल निकाले गए, दरख्त निकाले गए, उसमें करोड़ों करोड़ रुपए किए। करप्शन तो हर जगह वो कर रही है, वहां पे पैसा है, यहाँ मुलाजिमीन के लिए पैसा क्यों नहीं है? ठीक, तो ये सही फरमा रहे थे हमारे दोस्त के मुलाजिमीन की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए। एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम, जो नहीं बोल रहा हूँ पिंडी से। देखिए, ये महंगाई का जो मसला है ना जी जी, ये असल में डॉलर माफिया जो है ना, करेंसी माफिया, जी जी, ये सब उसका किया धरा है। मुशर्रफ साहब 60 पे छोड़ के गए थे, इंडिया का 68 पे था, आज भी इंडिया का 68 पर है, 70 से नीचे है। ये माफिया बैठा हुआ है, वज़ीर आज़म साहब को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको बिल्कुल जितने भी कंसल्टेंट उनके पास आगे पीछे ये मवाद पेश करते हैं ना, बिल्कुल झूठा और लाभ, और उन्होंने ये सब उनको वज़ीर आज़म साहब को गलत मशवरे दे के आज मुल्क का ये हाल कर दिया है कि गरीब को रोटी को तरस गया है। जिस माफिया को कंट्रोल करने के लिए मलेशिया का वज़ीर आज़म आया था, उसका इंटरव्यू वज़ीर आज़म साहब को कहें कि सुने वो क्या कह के गए हैं फॉरेन करेंसी के बारे में। मलेशिया, हेलो जी जी, हेलो जी जी, सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं। उनसे कहिए, ये दूसरी बात, उनसे ये कहें कि मलेशिया के वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू है फॉरेन करेंसी के बारे में, वो सुने, वज़ीर आज़म साहब को सुनाएं। फिर ये माफिया जो इसके इर्द गिर्द और आगे पीछे बैठे हुए हैं ना, उनको फिर पता चल जाएगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के, किस चीज के तनख्वाहें ले रहे हैं। लाखों रुपए तनख्वाहें आप सिविल में क्या दूसरी जगहों पे दे रहे हैं, तो पब्लिक के आम वर्कर तो चीखेगा कि ये इसके पास, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, लाखों में तनख्वाहें 15, 20, 30, 40 लाख दे रहे हैं, तो लोग तो मर रहे हैं, इनको पता ही। और ये जो अमीर बड़ा तबका है ना, बड़ा तबका सियासतदान, इनकी आंखें माथे से ऊपर हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, खुश रहें। ये भाई जो थे पाकिस्तान के, हमारे रावलपिंडी से ताल्लुक़ था इनका, तो यकीनन वहाँ अब देखा जाए तो पूरे बलूचिस्तान समेत अगर पाकिस्तान के ऊपर हम देखें, नज़र दौड़ाएं, तो यकीनन इस वक्त महंगाई जो है वो हद से बढ़ गई है। पेट्रोल अगर 20 रुपए महंगा कर देते तो अगले दिन अगर कोई पैकेज ले आता है तो 1 रुपया सस्ता किया जाए, जो कि आवाम के साथ मजाक है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की जानिब आते हैं। सर, यहाँ पे मटन मार्केट हुआ करता था, अंग्रेज़ के दौर का बना हो, तो बड़ा खूबसूरत कंदारी बाज़ार और बच्चा खान चौक के ऊपर जो उनको गिराया गया, अभी तक बना नहीं। और गाड़ियाँ जो है वो कहते हैं कि जी पार्किंग बनेगी यहाँ पर, ना पार्किंग बना, अभी पता नहीं कोई एक लोग बैठे हुए हैं वो धड़ाधड़ कमा रहे हैं, पता नहीं अभी मेट्रो के साथ कनेक्ट है, आप लोगों के साथ कनेक्ट है, वो जो गाड़ियाँ खड़ी करते पैसे लेते हैं वो किधर कनेक्ट है, और जो ये मार्केट है इसके लिए क्या प्लान है? ये अभी ऐसे कैसे पड़ा और यूनियन ने वहाँ पे कब्जा कर लिया? देखिए, कोयटा में इस वक्त बहुत सारी मतलब जगहों पे हमें पार्किंग प्लाजास की ज़रूरत है जिधर हम गाड़ियाँ पार्क करें, क्योंकि पब्लिक इसकी पार्किंग से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। गो के दुनिया में किसी भी जगह पार्किंग एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। ये वाला जो प्लाज़ा था, इसको ऑफ कोर्स जो भी प्लान था, जिस तरह भी था, अब इस वक्त सिचुएशन इसकी ऐसी है कि जो प्लान बना है इसके बेसमेंट में पार्किंग बनेगी,
पार्किंग के ऊपर जो है ना इसका एक पार्क बनेगा, यानी सिचुएशन इस तरह की कि इस इलाके को कंजेस्टेड भी नहीं किया जाएगा, पार्किंग भी बना ली जाएगी, साथ साथ पब्लिक के लिए इसमें एक मुनासिब सी और खूबसूरत सी जगह भी बनाई जाएगी। हाँ, इसमें टाइम कितना लगता है वो ऑफ कोर्स दैट इज़ एन इशू। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के साथ इसका अभी तक जितना भी अभी पार्किंग यहाँ पे है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डील कर रही है। लास्ट टाइम आपने हीरोइने वाला भी इशू था, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है। साथ साथ ये जगह साफ़ भी नहीं थी, तो हमने इंतजामिया ने खुसूसी तौर पर इस पर साफ़ करके इस वक्त रमज़ान के लिए हमारी पार्किंग ये बनाई हुई है। जब तक ये प्लाज़ा बनता है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक ये प्लाज़ा बनता है तब तक इसको पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पैसे कौन ले रहे हैं? मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस वक्त चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम देखिए हॉस्पिटल्स बने हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने यानी कानून है कि आप जो है 130 फुट से वो जो कानून बना था ज़िलज़ले के बाद वो वाला अमल दरामद नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि कानून के तहत जो भी प्लाजा बनता है उसके अंडरग्राउंड जो है उसका पार्किंग होना चाहिए, लेकिन कोयटा में नहीं। देखिए, एक बिल्डिंग कोड्स या बिल्डिंग रेगुलेशंस है जो कि हर शहर में मौजूद है या हर एडवांस सिटी में मौजूद है। कोयटा में अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग कोड्स मौजूद नहीं है। जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो इस वक्त शायद इस वक्त असेंबली में रखा जाए, नसरुल्लाह ज़ेरी साहब के सामने वो आ जाएगा, फिर ये जैसे अप्रूव करते हैं तो उसके बाद उस पर यकीनन काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बात की थी, अगर हम पटेल रोड की बात करें तो 9 अस्पताल बने हुए और एक ही रोड पे, एक तंग रोड पे बने हुए, काफ़ी कैसे बने, तरीक़ाकार कैसे बना, पहले रेजिडेंशियल में बने, फिर इनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया, अब आप इसको सील कर रहे तो वो कहते हैं मरीज़ फौत हो रहे, सारे पार्किंग इनकी है नहीं। एग्जैक्टली दीज आर इशूज़। लेकिन जब तक आप अपने रेगुलेशंस मजबूत नहीं करेंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे नहीं, जो कि इस वक्त जो कानूनदान है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है जो इस वक्त हाउस में बैठे हुए, उनका काम है वो जैसे इसको अप्रूव करते हैं तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू करा देंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बारे को इसके बारे में बारहा ताकीद की गई है और इसके अलावा भी हाई कोर्ट की जजमेंट इस सिलसिले में मौजूद है। और अदर दैन दैट कुछ कोयटा के तकरीबन 28 रोड ऐसे हैं जिसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। जब तक आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जब तक कि उस कमेटी की अप्रूवल आपके पास मौजूद ना हो, अमल दरामद का फुकदान है जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, तब तक जो है हम जलेबी का वो थोड़ा सा मज़ा भी ले लेते हैं, क्योंकि ये कल रिपीट में जब ये प्रोग्राम नशर होगा और हमारा तो रोज़ा होगा और सबका रोज़ा होगा, लेकिन इसको देखते हुए थोड़ा सा हम भी तसल्ली कर लेंगे। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। बैक नाज़रीन, पाकिस्तान लॉन्च में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। चाय तो हमने पी ली और जलेबी का मज़ा भी ले लिया। यकीनन गरम गरम जलेबी, और मौसम भी हमारे कोयटा का ऐसा है कि ज़बरदस्त मौसम है, बारिशें भी हल्की फुल्की होती हैं कभी कभी, तो इस वक्त मौसम भी यहाँ का अच्छा है। लेकिन जो महंगाई वाला बाज़ार है वो थोड़ा सा गरमाइश है शहर के अंदर, उस हवाले से जो है लोग मुख्तलिफ शिकायतें करते हैं। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर कोयटा मेजर रिटायर्ड औरंगज़ेब बादीनी साहब भी मौजूद है, और सूबाई हुकूमत के हवाले से हमारे साथ जो है नसरुल्लाह खान ज़ेर साहब मौजूद है जो कि MP है बलूचिस्तान असम्बली के। और आप भी लाइव टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 081-284-0084, तो इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे कहा जा रहा है कि एक कॉल है हमारे साथ, फिर इसके बाद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अजीज बात कर रहा हूँ कोयटे से। कौन साहब? अजीज अब्दुल अजीज अब्दुल अजीज साहब। अब्दुल अजीज साहब क्या कहेंगे? जी जी, मैं बोल रहा हूँ आप दोनों मेहमान को और आपको मैं सलाम कह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। और बादीनी साहब से और नसरुल्लाह ज़ेर से मैं कोई सवाल कर रहा होता। ये गोलमंडी चौक पर जो है ना, ये रोड जो है ना, जी जी, के वक्त बड़ी रश होती है और रोड को खोदी हुई और सारी सीवरेज पाइप टूटी हुई है और गाड़ियां बंद हो जाती है, स्कूल की टाइम ज़ाया हो जाती है, और जो है ना स्कूल रोड को सारी तोड़ी हुई है। ये यहाँ से लेकर गोलमंडी चौक से लेकर के ये वो क्या नाम है काशी रोड तक तोड़ी हुई है। न गाड़ियां जा सकते, पब्लिक पैदल जा रही है, वो बंद हो जाती है, रोड सारी ब्लॉक हो जाती है, स्कूल की टाइम ज़ाया हो जाती है। यहाँ कोई एक्शन ले ले, यहाँ कुछ कर ले। नसरुल्लाह ज़ेर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बादनी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ इनको 1 महीने हो चुका है, 1 महीने से जो है ना ये आंधी और मिट्टी और खुदाई और कुछ काम नहीं हो रही है।
ठीक है जी। मतलब मसला ये नहीं है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए ये लोग काम करते हैं, एक दूसरे पर तो अच्छे करते हैं, और काम क्या हो रही, ये पहले सर्विस पाइप डाली हुई थी, नुस्ला जहरी को पता है, वही सर्विस पाइप है, गाड़ियां उसमें बंद हो जाती है और टूट जाती है गाड़ियां, और क्रॉस नहीं होते, लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर। आप पहले आपकी जाने बात है, फिर नसरुल्लाह ज़ेरी साहब के साथ तफसील से बात करते हैं। कोयटा शहर जो है, एक अल्लाह वाली हुकूमत आई थी यहाँ पर, पिछली हुकूमतों में से एक हुकूमत थी जिन्होंने जो है कोयटा शहर की डेवलपमेंट के नाम पे सड़कों को तोड़ के वहाँ पे नालियाँ, अंडरग्राउंड पानी बहने के लिए बनाया गया, लेकिन वो ऐसी मुसीबत बन गई कि अभी जो है अभी तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी एक ड्रेन वाटर के लिए एक नाला खोदा गया, जिसकी आज सिचुएशन ये है कि पहले थोड़ी बहुत रोड थी, कम से कम गाड़ियाँ थोड़ी साइड में होती थी, अब गाड़ियाँ अपने टायर उस नाले के ऊपर बिल्कुल नहीं लेके आती, जिसकी वजह से वो रोड और ज़्यादा सुकड़ गई है जी। इसके अलावा जो इन्होंने बात की है, प्रॉब्ली ये रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं CNW के जो कंसर्न रेप है उनको अपने ऑफिस बुलवा लेता हूँ, उनसे चेक कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं कैसे बेहतर हो सकता है। अगर कहीं नाले की तोड़फोड़ है तो उस सिलसिले में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की स्टाफ कल ही विजिट करेंगे और अजीज़ साहब इंशाल्लाह जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व कर देंगे। शुक्रिया सर। अच्छा, अभी रोड के हवाले से हम बात करेंगे नसरुल्लाह खान ज़ेरी साहब के साथ। खुजदार में अभी इस वक्त मैं बता ताज़ा तरीन एक खबर भी है, खुजदार वर्ड दारा खाला में कार और पिकअप गाड़ी में तसादुम में एक शख्स जान बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। तो ये कल भी इसी तरह वाक़या हुआ था, परसों भी हुआ था, तरसों भी होता। रोज़ाना के हिसाब से कोयटा टू कराची रोड पे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, पुरसान हाल कोई नहीं है कि कोई इसका पूछें कि क्यों। और गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम बाग के करीब एक वाक़या पेश आया, दो अफराद जो थे उनको कुचल दिया गाड़ी के नीचे। आखिर ये हो क्या रहा है, हुकूमत क्या कर रही है और इस हवाले से बलूचिस्तान असम्बली क्या कर रही है? ऐसा है कि यकीनन ये बहुत बड़ा इशू है। हमारी शाराए जो है ना वो कातिल शाराए है जी। पंजाब की आबादी कोई 10 करोड़ से ज़ायद अफराद पे मुश्तमिल है। वहाँ पिछले साल जो डेटा कलेक्ट किया गया है, 10 करोड़ में 4000 लोग रोड एक्सीडेंट में मरे थे। हमारी आबादी 1 करोड़ 23 लाख लोगों पे मुश्तमिल है। यहाँ पर एक साल में 9000 लोग यहाँ रोड एक्सीडेंट में जान बहक हुए। मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि हमारा सूबे में कोई ड्यूल कैरेज वे यानी मोटरवे नहीं है। आप कराची से कोयटा है सिंगल रोड है, आप कोयटा से चमन जाए सिंगल रोड है, आप कोयटा से तफ्तान जाए वो तो ख़त्म रोड है, आप कोयटा से लोरलाई जोब जाए जैकबाबाद जाए तमाम सड़कें जो है ना सिंगल रोड है। एक तो सड़कें सिंगल रोड है, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, कोई रोड जो है ना मंसूबे में अभी तक शामिल नहीं है। हमारे दौर में हमने शामिल किए, बाद में उसको भी निकाला गया। दूसरी जानिब जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, मैं हमारे रिश्तेदार थे बड़े ट्राइब के थे नोशकी में, अजी अब्दुल मालिक बड़े साहब वो आ रहे थे नोशकी से कोयटा, उनकी वाइफ थी, उनके घर के 2 और ख़वातीन थी, बच्चे थे, 9 अफराद एक कार में थे। कोयटा से तफ्तान के लिए अलवली चौक कोच जा रहा था, गर्दगाब के मकाम पर वो कोच इतना तेज रफ्तार था कि उस रोड पे आप 80 से ज्यादा नहीं चल सकते हो, कोयटा नोशकी रोड पर। लेकिन जो वली कोच है वो 120 130 पे जा रहा था। जो बाकी 8 अफराद अजी मालिक बड़े साहब के, वो खुद, उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब 8 अफराद उसमें जांबाक हो गए। एक खातून रह गई। वो खातून बता रही थी कि मैंने सिर्फ जो बस आ रही थी कोच, उसको वो जिस अंदाज में आ रहा था वो मैं हैरान था, एक दम हमारे गाड़ी पे चढ़ गया। अब देखो कि उनको टारगेट दिया जाता है ड्राइवर्स को, उनको कहा जाता है कि आपने ये फासला 700 किलोमीटर आपने 7-8 घंटे में तय करना है। आप कोयटा से जाएंगे कराची, आप जो है ना ये 7 घंटे में आप तय करेंगे। और फिर अक्सर ड्राइवर ऐसे होते हैं कि वहां कोयटा से जाते कराची, वापसी पर वो आराम किए बगैर दोबारा उनको मजबूर किया जाता है कि उनको कहा जाता है कि फिर आपको इनाम देगा। तो मैं समझता हूं कि एक तो सड़कें ये डबल रोड बनाए जाए, मोटरवे बनाए जाए, दूसरा हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। तो ये आवाज कौन उठाएगा इसकी? नहीं, हमने उठाया है असेंबली के फ्लोर पर। मैंने तहरीक इल्तिवा जमा कराई, करारदाद जमा कराई है, उस पर मंजूर भी हो गई है। मैंने मुतालिबा किया कि कम अज कम अलवली कोच पर पाबंदी लगाई जाए।
نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے ڈرائیور اور اس کے مالک کو گرفتار کیا جائے جو اب تک گرفتار نہیں ہے، اور اسی طرح میکینزم بنائے جائے کہ کتنا سپیڈ ایک بس رکھے گا، زیادہ سے زیادہ دن کے وقت وہ 90 تک رکھے اور رات کو وہ 80 تک رکھے۔ دنیا بھر میں ٹریفک کے بڑے سخت قوانین ہوتے ہیں، قانون موجود ہے لیکن ہمارے عمل یہاں درآمد نہیں ہو بالکل رہا۔ قوانین نہیں۔ ٹھیک، ایک کالر۔ السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اقبال خان بول رہا ہوں جی۔ جی کہاں سے؟ احمدآباد سے جی۔ جی جی سر کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی۔ آپ پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو یہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خیر اور اس کے علاوہ ایم پی اے صاحب نے جو سرکاری ملازمین کے حق میں بات کی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں۔ اور یہ صرف بلوچستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں اس وقت سرکاری ملازمین جو ہیں وہ جس طریقے سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو خود سرکاری ملازم ہیں جی۔ صحیح۔ تو ایک تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی طرح جو دوسرے بادینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بلوچستان ماشاءاللہ ہم سب لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، وہ صرف پاکستان کے یہ قصہ نہیں ہے بلکہ یہ سمجھے کہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ بلوچستان آباد ہوگا تو پاکستان آباد ہوگا۔ تمام بلوچستان کو اور ان کی محبتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ، بڑی مہربانی۔ بادینی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ سر کوئٹہ شہر جو ہے نا، اس کی آبادی جو ہے 1935 زلزلے کے بعد صرف 50,000 نفوس کے لیے ترتیب کر لیا گیا تھا۔ سڑکیں، کوچے، نالیاں، گلیاں وہی پرانی۔ اب آبادی جو ہے اس وقت 30 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ پانی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ پانی جو ہے ہمارے زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ ختم ہو گیا، پلیٹیں خالی ہوئی ہے۔ 10 سینٹی میٹر کہا جاتا ہے کہ زمین سالانہ جو ہے وہ دھنس رہی ہے، نیچے جا رہی، اور بالنگ وبا جو اتنے لمبے لمبے جو پلازے بن رہے ہیں بڑے بڑے، تو یہ کسی بھی وقت زلزلہ، کوئی ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ یہ سب ملیامٹ ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ اس کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں حکومت وقت کے ساتھ بیٹھ کے اس شہر کی توسیع کے لیے، اس شہر کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے؟ پچھلی حکومت میں جس طرح ایک بادشاہ حکومت آئی تھی، جس طرح انہوں نے نالیوں کے اوپر کام کیا بیڑا غرق کر کے، اسی طرح ایک شہر بھی وہ لوگ بنانا چاہے، لیکن ہم لوگ وہ پشتوں میں کہتے ہیں شیلا، جہاں سے سیلابی ریلا گزرتا ہے وہاں پہ انہوں نے آبادی شروع کی تھی اور لوگوں نے جب دیکھ لیا وہاں پہ گئے نہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کوئٹہ شہر کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب بھی ایک ماڈرن شہر آج کل اگر آپ آباد کرتے ہیں تو اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ کوئٹہ میں ابھی تک اربن ڈیولپمنٹ پلان نہیں بنا۔ صحیح۔ اربن ڈیولپمنٹ پلان اس شہر کا بنے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ کمرشل ایریا کہاں پہ ہوگا، ریزیڈینشل کہاں ہوگا، ہاسپٹلس کہاں ہوں گے، دفاتر کہاں پہ ہوں گے، اور ایک پلانڈ سٹی ہوگی۔ کوئٹہ از سو فار این ان پلانڈ سٹی، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کی اربن پلاننگ جو ہے نا، اربن ڈیولپمنٹ پلان بننا چاہیے جس میں زوننگ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے سلسلے میں لاہور کی ایک فرم ہے، ان سے جو ہے نا رابطہ ہو چکا ہے، اور اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ 2 سال کے اندر جو ہے نا اس کا اربن ڈیولپمنٹ پلان بنے گا۔ تب ہماری شہر جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا آرگنائز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اربن سٹی آرگنائز کے اس کے آرگنائز کرنے کے بعد نیکسٹ چیز یہ جو آپ بیسک فیسلٹیز جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر لیٹس سے 50 ملین کیوبک گیلن جو ہے نا وہ پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں سے آدھا جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے پاس ٹیوب ویلس کے ذریعے جو ہے نا وہ سرکار جو ہے نا واسا پرووائڈ کر رہی ہے، آدھا ٹیوب ویلس کے ذریعے نکل رہا ہے، جس میں آپ نے بات کی تھی کہ جس میں انڈر گراؤنڈ پانی کے ریزروائرز ہے وہ تمام جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایک ڈیم سے تو ہمارے پاس پانی کا پلان ہے جو کہ آ جائے گا، ایک پلان فردر مستقبل میں ڈیم پلانڈ ہے جس کے ذریعے پانی کا جو ہے نا شاید سسٹم ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہر کو جو اس وقت جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہمارا مستقبل قریب میں شاید مستونگ سے لے کر پشین تک یہ تمام ایک شہر بن جائے۔ تو اس تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک ڈیٹیلڈ پلاننگ کرنی ہوگی، پانی کے حوالے سے ڈیٹیلڈ پلاننگ کرنی ہوگی، کیونکہ ہم ایک زلزلے کی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ جہاں پہ زلزلہ کوئی اور بھی خطرناک آ سکتا ہے۔ بلڈنگ کوڈز کے لیے آپ نے باتیں کی، اربن پلاننگ کے بارے میں بات کی، زوننگ کے بارے میں بات کی، تمام چیزیں جو ہمیں چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ کچھ چیزیں تو انتظامی امور میں ہوتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہے جو کہ ہائر لیول پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ پلانڈ ہے اور امید ہے جلد ہو جائے گی۔
अच्छा सर, ये तो अपनी जगह पे ठीक है। आते हैं ज़ेर साहब के जानिब। नसरुल्ला खान ज़ेर साहब, असम्बली में बड़ी बातें होती हैं हमारी सूबाई हुकूमत की जी, कोयटा डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। अभी जिस तरह की गवादर की डेवलपमेंट की बात की जाती है, गवादर में हम गए, वहाँ पे पीने का साफ़ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है कि वो पिए, और टैंकर माफिया का वहाँ पे भी राज है। और पानी जो समंदर से वो लोग कह रहे थे कि जी हम साफ़ करके फिर उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका अब तक, जो है इस तरह का कोई सिस्टम बहाल नहीं हुआ। तो मुस्तकबिल में गवादर को किस नज़र से देखते हैं, जो हमारे सिपे का झूमर कहा जाता है? देखिए, ये अभी तक तो ये सिर्फ बातें ही है, सही, अमलन वहाँ कुछ भी नहीं है। जब आप 60-70 किलोमीटर दूर से टैंकर में आप पानी लाएंगे ग्वादर शहर, और सालाना PHE अरबों रुपए सिर्फ टैंकर माफिया को देती है, जो पानी का बंदोबस्त वहाँ ग्वादर के शहरियों के लिए। जब आपके पास वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पर जो हमारे वहाँ MPA साहब है अमल कलमती, उनका जो प्लांट है जो पानी साफ कर रहा है, उसके अलावा हुकूमत के पास है ही नहीं। ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, इतना वावेला किया जा रहा है। सीपैक का एक आप बताएं हमें कि एक प्रोजेक्ट हमारे सूबे में अभी तक मुकम्मल हुआ हो। प्रोजेक्ट्स तमाम, अभी आप देख रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर गए थे सक्कर, कि हम हैदराबाद से सक्कर तक मोटरवे बनाएंगे, सक्कर से मुल्तान तक तो मोटरवे बन गया, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये सड़कें बन गई है, ऑरेंज ट्रेन हो गया, वो भी सीपैक से। लेकिन हमारे यहाँ सीपैक का जो मगरबी रूट था, मगरबी रूट से रिलेटेड तमाम कंपोनेंट्स जितने भी थे, एक पे भी अमल नहीं हुआ। ना रेलवे लाइन अब तक बन सका, ना डबल रोड मोटरवे बन सका, ना अब तक जो कॉरिडोर बनने थे, सब कॉरिडोर बनने थे वो नहीं बन सके। अब तक जो इकोनॉमिक जोन बनने थे वो नहीं हो सके। मतलब एनर्जी पार्क बनने थे, कोई काम भी यहाँ नहीं हो सका। ये सिर्फ बातें अभी। अच्छा, चमन की अगर हम बात करें, गवादर की तो हुई, और चमन पे भी हमारा इसी तरह गवादर टाइप का, बल्कि बहुत अहम जगह है चमन बॉर्डर जो है, बाबी दोस्ती गेट है, और उस तरफ जो है वेश और अफगानिस्तान शुरू होता है। क्या समझते हैं यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं रोज़ाना के हिसाब से मुजाहरे करते हैं, कहते जी कारोबार देखो, यहाँ ये हजारों साल से ये लोग रहते हैं, एक ज़बान बोलने वाले लोग के, एक मज़हब वाले लोग हैं। वहाँ भी पश्तो बोली जाती, यहाँ भी पश्तो बोली जाती। यहाँ अंग्रेज़ आया 150 साल हुकूमत की, एक दिन भी अंग्रेज़ ने यहाँ के अवाम कबाइल को पाबंद नहीं किया कि आप वहाँ न जाए, क्योंकि ये सारे जितने भी पश्तून बलोच, यहाँ आप संजरानी उठा कर दे के, मोहम्मद असनी बलोच कबाइल दे के, मेंगल के साथ जो पश्तून पहला ट्राइब है बड़ेज, वो अचकजई, नूरजई, काकड़, ये सारे डिवाइड है ड्यूरिंग लैंड पर। आज हमारे हुक्मरानों ने, इस हुकूमत ने वहाँ पर खारदार तार लगाई है। ये ऐसा है जैसा यहाँ पश्तूनों के सीने पे उन्होंने कैंची है। उन्होंने हमारी मईशत को तबाह किया है, उन्होंने हमारे कारोबार तबाह किया। आज हजारों लोग वहाँ जो मेहनत कश लोग हैं वो वहाँ पे बेरोजगार हैं, फराहम नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ जी, कौन सी? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह गुड़िया, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। क्या कहेंगी? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, फातिमा नाम है, फातिमा लवेजा। अच्छा फातिमा जी, क्या बोलोगी? हमारे स्कूल में एक ब्रिज है जो कि हमारे लिए मसला बना हुआ है, जो कि हमारे भारी बैग होते हैं जो हम उसके ऊपर ले जाते हैं, हमारे ऊपर भारी बैग होते हैं। तो इसी वजह से डीसी साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि ये भारी बैग की वजह से हम लोग जो है ना ब्रिज के ऊपर चढ़ भी नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से ये मसला हमारा हल किया जाए। कॉन्वेंट और ग्रामर के बीच में एक ब्रिज बना है। ठीक है, वो गुड़िया आपकी बात पहुंच गई डीसी साहब के पास। ठीक है बेटा, आपकी जो कंप्लेंट है वो हमने नोट कर ली है।
کانوینٹ اور گرامر اسکول کے بیچ میں جو برج ہے آپ اس کا بات کر رہی ہے، اور وہ جو آپ کے بیگز ہے، پہلی بات واقعی ان بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت بھاری بیگز ہیں. پھر ان بچوں کو جب چونکہ وہ پارکنگ کانوینٹ اور گرامر کے سامنے ختم ہو گئی ہے تو ان بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیگ لے کے گرامر اسکول آ جائے پل کے اوپر چڑھ کے، پھر آپ یہاں سے آ کے گاڑی میں بیٹھے. تو دیٹ از ریئلی این ایشو. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. میں آپ کے پرنسپل سے، آپ کے اسکول اتھارٹیز سے سب سے اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کروں گا. یہ گڑی آپ کی بات سنی گئی. انشاءاللہ کل پرسوں سے جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. ڈی سی صاحب نے خود آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. تو زیر صاحب موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں، ظاہر آپ اسمبلی میں ہوتے ہیں، گوادر کی بات ہو گئی اور یہاں کی بات ہو گئی. اب روزگار کے مواقع جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی روزگار فراہم ہوگا، جبکہ سرکاری ملازمین کی سیلریز نہ بڑھا سکے تو خاک ایسا ہے کہ بڑا شوشا کیا گیا کہ ہماری حکومت آئے گی، ہم 1 کروڑ لوگوں کو ہم نوکریاں دیں گے. اور جب ہماری حکومت آئے گی، وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے اس وقت تحریک انصاف والے کہ ہم 50 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے. اب یہ ہے کہ نہ 1 کروڑ نوکریاں دی گئی بلکہ ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا، لاکھوں ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے. مطلب جب حکومتیں عوام کی نمائندہ نہ ہو، جب حکومتیں سلیکٹڈ ہو، جب اسمبلی میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ابھی تک ہمارے ساتھ جو ایم پی اے وزراء ہے، ایم پی اے حکومتی، ان کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں وزیر ہوں، میں وزیر ہوں. اس لیے کہ ان کو اٹھایا، ان کو وہاں پہ کاغذات جمع کرائے، ان کو کامیاب کرایا، ان کو وزیر بنایا. آج وہ وزیر بنا بیٹھ رہا ہے اور عوام کا وہ سامنا ہی نہیں کر رہے. ملازمین کا ہڑتال ہو رہا تھا، ہم خود وزراء سے کہتے تھے کہ جاؤ، وہ کہہ رہے کہ ہم سامنا نہیں کر سکتے. جب یہ حالت ہو تو یقیناً وہی والی بات ہے، کہتے ہیں جی بڑا وزیر بنا پھرتا ہے جو پالیسی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے بادلی صاحب، کیا پیغام ہوگا عوام کے لیے ایس او پیز کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت تراویح بھی کی جا رہی ہیں اور ایس او پیز کی عمل درآمد نہیں ہے. شہر کے اندر بھی اسی طرح گہما گہمی ہوتی ہے، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، آپ اپنے صحت کا اور آپ کے آس پاس والوں کی صحت کے ذمہ دار ہیں. اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ خودکشی کریں گے، کسی اور کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ قتل کریں گے. ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے، جب میں دکاندار کو کہتا ہوں کہ آپ ایس او پیز سے عمل کریں، وہ کہتا ہے آپ اڈے والے کو نہیں کہتے. اڈے والے کو کہتا ہوں، وہ کہتا ہے آپ مولوی صاحب کو کیوں نہیں کہتے، اس نے مسجد میں کر رہا ہے سارا کچھ. مولوی صاحب سے کہتا ہوں تو مولوی صاحب کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں ان کو کیوں نہیں کہتے، اسپتال والوں کو کیوں نہیں کہتے ہیں. ایک دوسرے پہ اس کا وجہ، اس کے اوپر الزام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. برائے مہربانی جو آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کیجیے گا. یہ نہ صرف بطور شہری آپ کا ایک فرض بنتا ہے بلکہ ایز اے مسلمان بھی آپ کا فرض بنتا ہے. اس رمضان میں جہاں پہ آپ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک عبادت آپ کی یہ ہوگی کہ اپنی اور اوروں کی زندگی بچائیں. ٹھیک ہے سر، شکریہ. ایک کال بھی لے لیتے ہیں زیر صاحب، پھر آپ کا بھی ایک میسج سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. پروگرام بالکل ختم ہے، آپ بات کریں. جی محمد اعظم بول رہا ہوں کوئٹہ سے. جی اعظم صاحب ذرا جلدی بولے، پروگرام بالکل وینڈ اپ ہے. سر ایک مختصر سا کویشچن ہے. ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، صرف ان کی توجہ میں ایک اہم چیز پہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جی سیٹلائٹ ٹاؤن قبرستان کا ایک دورہ کر لیں ڈی سی صاحب. وہاں جو قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے. جو مسلمان زیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. ویل نوٹڈ. دیکھیے شکریہ جی، ہو گیا بس. نصر اللہ زیری صاحب پہلے بھی اس سلسلے میں ہمارے پاس آئے تھے اور ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور نصر اللہ صاحب نے اس کا وزٹ بھی کیا ہے. ہم نے اپنی تمام ایفرٹس اس پہ کریں گے. میں اور نصر اللہ صاحب ایک دفعہ پھر اس کو وزٹ کریں گے اور امید ہے جو آپ کے ایشوز ہیں وہ ریزالو کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، شکریہ سر. شارٹ کٹ لفظوں میں کوئی پیغام ایسا ہے کہ عوام بہت زیادہ مشکلات میں ہے. صحیح. عوام کو گھروں میں بیٹھنے کی بجائے اس موجودہ سلیکٹڈ حکومت کے خلاف نکلنا چاہیے اور اپنے وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور صحیح ایک پارلیمنٹ اور عوام کی منتخب پارلیمنٹ جو عوام کے حقیقی ووٹوں سے منتخب ہو تاکہ وہ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکے. شکریہ سر. میجر ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی صاحب ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، آپ کا بھی شکریہ سر. نصر اللہ خان زیر صاحب ایم پی اے بلوچستان اسمبلی، آپ کا بھی شکریہ سر. ناظرین آپ لوگوں کا بھی شکریہ، جس نے کال کی ان کا بھی شکریہ، جس کی کال نہیں مل سکی ان کا بھی شکریہ.
यकीनन अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान भर में अलबियत तो यह है कि जो जितनी भी हुकूमतें आती हैं सबसे पहले यही नारा होता है कि जी हम रोटी कपड़ा और मकान, और ये नारे सब लगाते हैं कि जी हम आवाम के लिए यानी सहूलतें लाएंगे। हम अगर बलूचिस्तान हुकूमत की बात करें तो बलूचिस्तान में जो भी हुकूमत आती है, मखलूत हुकूमत आती है, हर हुकूमत यही दावे करते हैं कि जी हम आवाम के लिए सहूलतें लाएंगे और महरूमियाँ जो हैं वो दूर करेंगे, जो बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियाँ हैं। यकीनन बलूचिस्तान वो खिता है जहाँ से सोना, तांबा, कोयला, मिनरल्स वगैरह सब यहीं से निकलते हैं, और ऊपर से जो है गवादर जैसा एक शहर हमारे पास मौजूद है जो कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक अहम कॉरिडोर है, वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मछलियों का भी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन फिर भी हम दरबदरी का शिकार क्यों है? ये सवालिया निशान है हुकूमत वक्त के लिए और उन सियासतदानों के लिए जो इन्हीं आवाम के ऊपर जो है वोट के दौरान जो है वादे करते हैं, दावे करते हैं, जब सीट ले लेते हैं, कुर्सियों तक पहुँचते हैं, कंडीशन में जब बैठ जाते हैं तो आवाम को भूल जाते हैं। तो नाजरीन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसी तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आएंगे। रमज़ान शरीफ है, अहम दिन है, और इसमें आप तरावीह करते वक्त अपने SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। ये कोरोना जो लोग कहते हैं कि नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोरोना मौजूद है, एक वबा है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आई थी, सहाबा किराम के दौर में भी आई थी। ये इस तरह की वबा, उन्होंने भी एहतियात करके उस मरज़ को रफ़ा दफ़ा कर दिया। तो हमें भी चाहिए नबी की सुन्नत मान के, सुन्नत जान के इसके ऊपर अमल दरामद करें और अपनों में फासले थोड़ा बहुत रखें और एहतियात करें, ताकि आप भी सेफ़ रहें, महफूज रहें, और आपकी फैमिली भी सेफ़ रहे। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आएंगे। तब तक मुझे जाबिर शाह और मेरे साथ बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और पूरे टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा।